NCERT 360 का हम लोग आज क्लास 10 को कवर करेंगे। पहला हमारा जो चैप्टर है वो आपका क्लास 10 का साइंस का आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारा पहला चैप्टर है। देखिए, आपको समझना होगा कि रासायनिक जो है अभिक्रिया और समीकरण होता क्या है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को जब हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, तब जाकर के हमारा क्या बनता है, पानी बनता है, जिसको हम लोग H2O कहते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन एक तत्व है जो कि शुद्ध रूप में है, और ऑक्सीजन आपका क्या है, शुद्ध रूप में है। और ये जो है ना आपका बैलेंस नहीं है। तो जब आपका कोई भी समीकरण बैलेंस नहीं होता है, उसको हम लोग कंकाली समीकरण क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंकाली समीकरण कहते हैं, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। जब ये बैलेंस हो जाता है तो इसको हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। इसमें जो समझने वाली बात क्या है वो समझिए। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इधर जाकर के आपका क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है अभी, ठीक है, इसको बैलेंस करना होगा। तो ये वाला भाग जो है आपका वो कहलाता है प्रोडक्ट, जिसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और इसके पहले वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिकारक, इस चीज़ को याद रखना है। और ये जो आपका एरो होता है, ये एरो के जो है यानी कि इधर L साइड यानी कि लेफ्ट साइड, और इधर R साइड जिसको राइट साइड कहते हैं। तो लेफ्ट साइड वाला अभिकारक होता है और राइट साइड वाला उत्पाद होता है। और जो ये एरो का चिन्ह होता है, यहाँ पे आपके कभी उत्प्रेरक के रूप में हम लोग कोई भी चीज़ रख सकते हैं, और तब जाकर के भी अभिक्रिया होती है। तो उत्प्रेरक के रूप में जब हम कोई भी चीज़ को रखते हैं, तो उत्प्रेरक का मेन काम होता है किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना। जिस तरह से हमारे शरीर में एंजाइम का काम क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर क्रियाओं को बढ़ाना, तो उसी तरह से उत्प्रेरक का काम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझना क्या है, देखिए इस तरह से आपके दो तरह के समीकरण होते हैं। एक होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है वो समझिए। जब रिएक्शन एक ही बार हो और उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जब आपके रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, तो आपको देखिएगा एरो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, सिंगल लाइन में, और इस तरह से सिंगल लाइन में। तो इस तरह का जब अभिक्रिया देखिएगा, इसको हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जब आपके केवल एक एरो हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जब इस तरह से एरो हो तो इसको हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। क्लियर है। वहीं पे आपको समझना है ऊष्मीय अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्मीय अभिक्रिया क्या होता है, तो ये आपके दो होते हैं, एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है आपका ऊष्माशोषी। तो ऊष्मीय अभिक्रिया दो होता है, एक होता है आपका ऊष्माक्षेपी, एक होता है ऊष्माक्षेपी और दूसरा होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होगा कि यानी कि वो ऊष्मा क्या करेगा, देगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का देना, ऊष्मा देगा। और ऊष्माक्षेपी का ऊष्माशोषी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का ग्रहण करेगा। यानी ऊष्माक्षेपी मतलब क्या हुआ, ऊष्मा देगा, और ऊष्माशोषी का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा का ग्रहण करेगा, ऊष्मा का ग्रहण करेगा। जैसे कि समझिए हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, N2, अब प्लस इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोजन ले लिया H2, और ये एक रिएक्शन आपका हो गया जो जा करके आपका क्या बनता है, अमोनिया NH3 बनता है। क्या बनता है, NH3 बनता है। तो आप देखिएगा फिर अमोनिया को जब आप तोड़िएगा तो फिर जा करके इसी तरह से आपका टूट जाएगा। तो आपसे पूछेगा ये किस तरह का अभिक्रिया है, तो इसको हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। और यह अमोनिया जो है आपके हेबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। किस तरह का, हेबर विधि के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया कि आपका ये जो है राइट साइड वाला आपका प्रोडक्ट है, लेफ्ट साइड वाला आपका क्या है, उत्पाद है, और बीच में जो एरो होता है वहाँ पे हम लोग उत्प्रेरक रख करके किसी भी अभिक्रिया को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। और आपने ये भी समझ लिया कि ऊष्मीय अभिक्रिया दो तरह का होता है, एक होता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी को हम लोग ऊष्मा देते हैं और ऊष्माशोषी को हम लोग ऊष्मा ग्रहण करते हैं। क्लियर है। और हमने ये भी बता दिया कि जो रिएक्शन आपका, जैसे कि आप फिर से समझो, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है,
और एरो दे दिए और इधर आपका H2O बन गया। तो इस वाले रिएक्शन को हम लोग कंकाली रिएक्शन कहेंगे, यानी कि कंकाल रिएक्शन भी कहेंगे या कंकाली रिएक्शन बोलिए, समीकरण बोलिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कंकाल समीकरण कहेंगे। और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग असंतुलित समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? असंतुलित। क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण कहेंगे। और जब इसको हम लोग समीकरण को जब हम बैलेंस कर देंगे तब उसको हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? संतुलित। यानी आपने समझ लिया, एरो से जो लेफ्ट साइड का है उसको कंकाल समीकरण कहेंगे या कंकाली समीकरण, लेफ्ट साइड के बाद जो आपका राइट साइड वाला भाग है उसको असंतुलित कहेंगे, जब तक इसको हमने बैलेंस नहीं किया है। जब इसको बैलेंस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका संतुलित समीकरण हो जाएगा, यानी कि बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर है? आप एक चीज और समझ लीजिए, संतुलित समीकरण में क्या क्या होता है वो चीज आप जान लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। ठीक है, फटाफट। तो संतुलित समीकरण में क्या होता है? परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु भार क्या होता है? आपका समान होता है। संतुलित समीकरण में क्या होता है? परमाणु संख्या समान होता है, ठीक है, और परमाणु भार आपका क्या होता है? वो समान होता है। ठीक है, उसी तरह से आपने ये समझ लिया। अब समझ लो आपने संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या समझना है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे कि A+B है, ठीक है, और ये मिल करके क्या बन गया? आपका AB बन गया, ठीक है, और AB बन गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन। इसको क्या कहेंगे? संयोजन कहेंगे। क्लियर है? यानी कि A+B को जब हम मिला दिए तो ये दोनों क्या हो गया? संयोग हो गया। क्या होगा? एक दूसरे के साथ मिल गया तो बना क्या? आपका AB बना। तो AB जो ये आपका प्रोडक्ट बना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। याद रखिएगा। और संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। जैसे कि समझ लो आपका चूना हो गया, अम्ल हो गया, क्षार हो गया, ठीक है, पानी हो गया। पानी से ये अभिक्रिया करने पर क्या करता है? ऊष्मा का ये क्या करता है? ऊष्माक्षेपी करता है। क्या करता है? ऊष्माक्षेपी करता है, यानी कि ऊष्मा देता है। ऊष्मा क्या करता है? देता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है? वहीं पे आप समझ लीजिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजन। अब वियोजन अभिक्रिया मतलब क्या होगा? कोई आपका AB है प्रोडक्ट, AB आपका क्या है? ठीक है, वो अभिकारक है, और ये आपका क्या बन गया? A+B में आपका टूट गया, यानी कि उत्पाद बन गया। तो इसको क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी। और जब ऊष्मा शोषी हुआ तो ये किस तरह का हुआ? तो ये ऊष्मा का क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ये ऊष्मा क्या करेगा? ग्रहण करेगा। क्लियर है? और वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग जो है ना अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद समझिए, जैसे कि डिटर्जेंट आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, इसका डिटर्जेंट, ठीक है, इसका डिटर्जेंट एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ऊर्ध्वपातन। क्या आता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन हो गया, उसके बाद वाष्पीकरण हो गया। ये सभी के सभी आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊर्ध्वपातन हो गया, वाष्पीकरण इवापोरेशन हो गया, ये सभी आपका क्या है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्लियर है? अब आता है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया जो होता है ना, वो आपके दो होते हैं। विस्थापन जो होता है अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है आपका एकल विस्थापन और एक होता है आपका द्विविस्थापन। ठीक है, तो पहले आपको समझना है एकल विस्थापन। तो एकल विस्थापन समझने के लिए, जैसे कि कोई मान के चलिए यौगिक है आपका AB+C, ये यौगिक है। ये क्या किया है आपका? यहाँ से B को क्या किया? विस्थापित कर दिया, ठीक है, और A क्या किया? AC के साथ जो है रिएक्शन करके आपका प्रोडक्ट बना लिया, और B को आपको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा इसको एकल, मतलब कि एक ही को विस्थापित कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एकल विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल विस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा? मान के चलिए दो यौगिक है, AB है प्लस CD है, ठीक है। इसमें से क्या किया? यहाँ से देखिएगा, गौर करिएगा, ठीक है, देखिए यहाँ से A और यहाँ से C आकर के AC बन गया, मतलब देखिए एक विस्थापन यहाँ से हो गया। अब B और D यहाँ आकर के आपका क्या बन गया? B और D बन गया। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ? दो विस्थापन हुआ। एक यहाँ से क्या किया? A जो है B को विस्थापित किया, यहाँ C क्या किया? D को विस्थापित किया। तो A और C मिल करके एक बना लिया प्रोडक्ट, अब B और D मिल करके एक प्रोडक्ट बना लिया। तो ये आपका क्या हो गया? द्विविस्थापन। क्या हो गया? द्विविस्थापन हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि द्विविस्थापन जो भी आपका अभिक्रिया होगा वो क्या होगा? अवक्षेप। उसको हम लोग अवक्षेपन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अवक्षेपन। अवक्षेपन
उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। और जब अवक्षेपण अभिक्रिया होता है ये हमेशा द्विविस्थापन में होगा, और अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा, ठोस अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, ठोस अवक्षेप बनता है, गैस नहीं बनता है, याद रखिएगा, गैस नहीं बनता है, ठोस अवक्षेप बनता है, ठीक है। और द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। और अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि आपका अवक्षेप क्या बनता है, श्वेत अवक्षेप बनता है। जैसे कि आप देखिए BaSO4 जो है ना, ये क्या होता है, ये अवक्षेप श्वेत है, ये क्या है, श्वेत अवक्षेप है। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया द्वारा बनता है। जैसे कि देखिए PbI2 जो कि आपका क्या है, इसको पीला अवक्षेप कहेंगे। तो ये आपका श्वेत अवक्षेप हो गया और ये आपका क्या हो गया, पीला अवक्षेप हो गया। तो ये सभी आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया में बनता है, जिसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एक चीज और समझना, अब आपको अभिक्रिया समझना है, ठीक है। देखिए अभिक्रिया आपके दो होते हैं, एक आपका होता है जिसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। इसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। और इसी को हम लोग उपचायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचायक कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, इस अभिक्रिया में क्या होता है आपका कि ऑक्सीजन जो है ना आपका, ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। और हाइड्रोजन क्या होता है, हटता है, यानी कि रिमूव होता है। क्या होता है, रिमूव होता। तो इसमें क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण में क्या होंगे, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा, और हाइड्रोजन का वियोग होगा। क्या होगा, वियोग, ठीक है। देखिए ना, कोई प्यार मोहब्बत में क्या होता है, वियोग हो जाता है ना, याद में पूरा याद करने लगता है, तो वियोग हो जाएगा, यानी उदास हो जाएगा। तो समझ गए, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी हाइड्रोजन का वियोग हो जाएगा और ऑक्सीजन का योग हो जाएगा। अब आता है अवकरण। क्या आता है, अवकरण। अवकरण को हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण को हम लोग अपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और इसको उपचायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचायक भी कहते हैं, ठीक है। तीनों इसी का नाम है। इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब इसमें ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का योग हो गया और ऑक्सीजन का क्या हो गया, वियोग हो गया। ऑक्सीजन का क्या हो गया, वियोग हो गया। अब क्वेश्चन है Fe प्लस CuSO4 और FeSO4 प्लस 2Cu ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ऊपर दी गई अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार की है आपको बताना है। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। कैसा है, विस्थापन अभिक्रिया। कैसे विस्थापन है, तो आप यहाँ देखिए CuSO4 को क्या हुआ, टूट गया, और यहाँ पे Fe के साथ क्या हुआ, जुट गया। तो आप देखिए यहाँ पे SO4 FeSO4 हो गया और Cu आपका बाहर हो गया। क्योंकि हमने अभी आपको क्या बताया था कि आपके विस्थापन दो तरह के होते हैं, एक होता है एकल विस्थापन और एक होता है द्विविस्थापन। तो ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है, तो विस्थापन में भी बोलेगा तो एकल विस्थापन है। क्लियर है। आगे चलिए, बोल क्या रहा है कि इस अभिक्रिया में कि लोहा जो है दूसरे तत्व कॉपर को क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जा रहा है। और इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन एक प्रकार का आपका क्या है, उपचयन अभिक्रिया। क्या है, उपचयन। और उपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीकरण को ही हम लोग उपचयन भी कहते हैं और उपचायक भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन आपका हटता है, ठीक है। और इसी का उल्टा आपका क्या हो जाता है, अवकरण हो जाता है। क्या होता है, अवकरण। और अवकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और आपका ऑक्सीजन हटता है। क्लियर है। आगे चलिए, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन है। आगे चलिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है, तो ये धूसर है। क्या है, धूसर है। सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। हमने आपको वियोजन अभिक्रिया भी बताया। क्या बताया है, वियोजन अभिक्रिया। और आपको पता होना चाहिए वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, आपका जो भी आपका यहाँ पे यौगिक रहता है, जैसे AB है, ये वियोजन यानी अलग होकर के क्या बन जाएगा, A प्लस B में हो जाएगा। और वो ये एक प्रकार का उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर है। आगे देखिए, CaCO3 और CaO बन रहा है और CO2 बन रहा है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया, आप खुद देखिए। Ca है, ये क्या हुआ, हट गया
और आपका O3 क्या हो गया, आपका यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया यहाँ पे, तो CaO बन गया, और ये एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया बन गया। क्या बन गया, वियोजन। और वियोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए कह रहा है कि ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका प्रयोग हम लोग विभिन्न उद्योगों में करते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। CaO को हम लोग क्या कहते हैं, चूना या बुझा हुआ भी चूना कहते हैं। और इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है, और ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसीलिए हम लोग वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए CaCO3 को हम लोग क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। CaO को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा के प्रेजेंटेशन में उत्प्रेरक के रूप में हम ऊष्मा लिए, और यहाँ पे क्या बन गया, CaO बन गया, जिसको चूना कहिए या बिना बुझा हुआ चूना कहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया जो कि आपका गैस है। ठीक है, तो ये बुझा हुआ चूना हो गया। क्लियर है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है बताना है। तो ये आपका जो है ZNO अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित। क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और अपचयित मतलब क्या हुआ, अपचयन का मतलब क्या हुआ, अवकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन आपका हट गया और हाइड्रोजन आपका जुट गया। और एक होता है कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित। और उपचयित को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन जुट गया और हाइड्रोजन हट गया। तो इसमें आपके दोनों तरह के अभिक्रिया हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दोनों तरह का अभिक्रिया हो रहे हैं। यानी कि कार्बन उपचयित होकर COO तथा ZNO उपचयित होकर के Zn बना लेता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स, रिडॉक्स मतलब होता है जिसमें ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी, उपचयन भी, अपचयन भी, उपचायक भी, अपचायक भी, अगर दोनों तरह का अभिक्रिया अगर इसमें होता है तो उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप C में आप गौर करके देखिए, आपको मिल जाएगा MnO2 है, यहाँ पे HCl है। आप देखिएगा Mn यहाँ से निकला, यहाँ HCl निकला, ये दोनों जुड़ करके MnCl2 बन गया, यहाँ पे O बन गया, यहाँ पे H निकल के H2O बन गया, और एक क्लोरीन आपका बाहर हो गया। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना अच्छा एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया है। यहाँ पे देखिए CuO अपचयन होकर के Cu यहाँ बाहर निकला, यहाँ पे टेम्परेचर दिया और हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ योग होकर के पानी बना लिया, तो CuH2O बना लिया। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, तब हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। हाइड्रोजन का वियोग हो जाएगा। और इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण और उसके बाद उपचयन या उपचायक, ये तीनों कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए जिंक आपका क्या है, मेटल है। जिंक क्या है, मेटल है। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, आपका एसिड है। जब मेटल और एसिड के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। और हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, हाइड्रोजन गैस का खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन सा होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। और ट्राइटियम एक प्रकार का क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ड्यूट्रियम में क्या होता है, आपके न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन नहीं होते, याद रखिएगा, प्रोटॉन नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और ये भी याद रखना है, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेटल के साथ अगर हम अम्ल लेते हैं तब हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर में रिलीज होता है, याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए CaO इसमें क्या होगा, आपका जो है जल के साथ अभिक्रिया कर लिया और CaOH का Hol2 एक्वस बना लिया, और बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, उसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे देखिए इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिल करके एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग आपको संयोजन अभिक्रिया में हमने क्या बताया, वो एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। जैसे A+ कोई 2 आपका तत्व है, इसको मिल करके आपका क्या बन गया, AB बन गया। क्या बन गया, AB बन गया। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ दोनों मिल करके एक बन रहा है। क्लियर है।
आगे चलिए, क्या कर रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से मतलब तेजी से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा वाला ऊष्मा उत्पन्न करता है। हम आपको क्या बताएं, संयोजन अभिक्रिया एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी है और वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया एक प्रकार का ऊष्माशोषी है। क्या है? ऊष्माशोषी है। क्लियर है? आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निर्मित होती है उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी का मतलब हमने आपको क्या बताया था, याद कीजिए फटाक से। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा देगा, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा देगा, और ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा ग्रहण करेगा। ऊष्मा ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ऊष्मा ग्रहण करेगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है कि आप यहां पे देख सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऊष्माक्षेपी है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा जितने भी आपके घर में आप जो सब्जी वब्जी काटते हैं उसको सड़ने दे देते हैं, तो तब उसको थोड़ा देर के बाद जब जाइएगा ना छूने के लिए, देखिएगा वो गर्म हो जाएगा। या फिर आप देखिए गनहोरा समझते हैं? गनहोरा नहीं समझते, बताते हैं। जिसके यहाँ गाय वाय होता है, भैंस वैंस होता है, तो वो गोबर जाकर के गनहोरा पे डाल देता है जहाँ पे कंपोस्ट बनता है। और जब उस गोबर को आप कुदाली से, कोई भी कुदाली से जब कोड़िएगा ना, तो देखिएगा उसमें से एकदम गर्मी निकलेगा, पूरा गर्मी निकलेगा। तो आपको समझ में आ गया वो क्या है? वो ऊष्माक्षेपी है। क्या है? ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, कंपोस्ट ऊष्माक्षेपी है। समझ में आ गया? वही बोल रहा है कि साग सब्जी जैसे वनस्पति द्रव का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, आगे है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर बनता है। फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये तीनों आपका जो है वो बनता है। क्लियर है? जैसे कि देख लीजिए FeSO4 है, सॉलिड है, ये क्या बन गया? Fe2O3 बन गया। ठीक है, और SO2 बन गया गैस, और SO3 भी क्या बन गया? गैस बन गया। तो ये क्या हो गया? फेरिक ऑक्साइड। क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड। और आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, और यह एक क्या है? वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन। और वियोजन में हमने क्या बोले कि जब कोई भी एक आपका उत्पाद होता है, जैसे AB कोई उत्पाद है, ये टूट करके A+B बना लेगा। क्या बना लेगा? A+B। यहीं पे कोई A+B प्लस मतलब C रहेगा। अगर तीन उत्पाद मिल करके बनेगा तो ये तीनों क्या होगा? A+B+C, यानी तीनों क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए, वहीं पे देखिए क्या बोल रहा है, Fe2SO4 जो उसमें आ गया यहाँ पे, किस प्रकार का ये अभिक्रिया है? तो ये एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। अभी जस्ट हमने बता दिया, वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, रिपीट हो गया। ठीक है, बोल क्या रहा है कि आपका क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड डैश रंग का क्या हो जाता है? डैश रंग का हो जाता है। तो ये धूसर हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूसर हो जाता है। कैसा हो जाता है? धूसर हो जाता है। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होता है। कैसा होता है? धूसर रंग का होता है। और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। जैसे कि देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड है, ये इसमें क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या बन गया? 2Ag बन गया। 2Ag बन गया और क्लोरीन गैस क्या हुआ? बाहर निकल गया। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार का अभिक्रिया है। सिल्वर ब्रोमाइड भी क्या है? इसी प्रकार का अभिक्रिया। और क्या होता है? ये सिल्वर ब्रोमाइड जो AgBr जो होता है, इसको क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में ये क्या होता है? Ag में टूट जाता है और Br में टूट जाता है, और ब्रोमाइड क्या हो जाता है? गैस, ये उड़ जाता है। ठीक है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का हम लोग प्रयोग करते हैं? पूछ रहा। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड होगा। क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड होगा। सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं AgCl है, सूर्य का प्रकाश है, तो AgCl2 में ये गैस निकल के बाहर हो गया। और सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार का अभिक्रिया है। जैसे कि देखिए AgBr, ये सूर्य के प्रकाश में क्या हुआ? Ag टूट गया और Br बाहर निकल गया। ऊपर दी गई अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है Fe+CuSO4, और इसको टूट के क्या बना? FeSO4 बना, एक्वस बना और Cu बना। ये कौन सी अभिक्रिया है? आपको पूछ रहा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं विस्थापन को, यहाँ पे एक बार विस्थापित हो रहा है। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन से दूसरे तत्व कॉपर को क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट को, विलयन को विस्थापित करके हटा देता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किस परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? किस परीक्षण के साथ हम कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई है? तो ये देखिए, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन,
तापमान में परिवर्तन, ये तीनों चीज जो है ना, किसी भी अगर प्रक्षेपण यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट में अगर ये तीनों चीज हो रहा है तो वो एक प्रकार का क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। तो सभी हो जाएगा, यानी कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस के निकास या अथवा उससे उत्सर्जन में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। अब आइए हमारा आता है चैप्टर 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण आता है दूसरा चैप्टर। चलिए इसका एक बार आप समरी समझिए। देखिए एसिड बेस मतलब अम्ल और क्षार जो है ना, ये क्या है, इंडिकेटर है। क्या है, सूचक है। क्या है, सूचक है। और सूचक जो होते हैं वो दो तरह का होता है, एक आपका होता है प्राकृतिक सूचक और एक होता है आपका कृत्रिम सूचक। एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या सब हो गया, हल्दी हो गया, उसके बाद आपका जो है पिटूनिया का पंखुड़ी हो गया। ठीक है, हल्दी हो गया, पिटूनिया का पंखुड़ी हो गया। ठीक है, आप गोभी ले लीजिए, उसका हो जाएगा। ये सभी जो भी जो नेचुरल तरीके से जो आपका होता है ना, वो सभी के सभी आपके क्या है, प्राकृतिक सूचक है। क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, कृत्रिम सूचक की बात आएगा तो एक हो गया आपका मिथाइल ऑरेंज, एक हो गया फिनोप्थिलीन, एक हो गया मिथाइल ऑरेंज और एक हो गया फिनोप्थिलीन। ये सब आपका क्या है, कृत्रिम सूचक है। और भी कृत्रिम सूचक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन है और कृत्रिम सूचक कौन कौन है। ठीक है, फटाफट आप मुझे कमेंट करके आप हमको बता दीजिए। अब यहाँ पे याद रखने वाला बात क्या है वो समझिए। देखिए एसिड और बेस जब हम मिलाएंगे तब आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, लवण बनेगा और आपका पानी बनेगा। क्लियर है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि जब हम एसिड और आपका जो है बेस को हम लोग क्या करेंगे, जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और आपका पानी बनेगा। क्लियर है, जब हम एसिड प्लस मेटल को जब हम मिलाएंगे फिर भी आपका लवण ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। वहीं पे अगर हम बेस यानी क्षार को जब किसी मेटल के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तब भी आपका क्या बनेगा, लवण बनेगा और फिर भी आपका यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। इंपॉर्टेंट इतना ही था। कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में निम्न में से किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का हम लोग जो है वहाँ पे प्रयोग करते हैं। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। ठीक है, देखिए कहता है कि धोने के सोडे के प्रयोग, धोने के सोडे के प्रयोग समझिए। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम लोग धोने वाला सोडा कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। ठीक है, देखिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग हम लोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी हम लोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी करते हैं और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी हम लोग जो है सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट का भी हम लोग प्रयोग करते हैं जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। और जल की कठोरता को हटाने के लिए हम लोग जल को गर्म करके भी उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, आगे समझिए। बेकिंग सोडा के बारे में सत्य कथन को आपको चुनना है कि बेकिंग सोडा के बारे में सत्य कथन को पहचानना है। क्या इसका प्रयोग हम लोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको, हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। अगला है आपका कि बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा और ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, केवल एक जो है आपका सत्य हो जाएगा। ये बेकिंग पाउडर बनाने में जो है ना बेकिंग सोडा और ऑक्जेलिक अम्ल का यहाँ पे प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जो है बेकिंग जो आपका सोडा होता है, जो आपका होता है, ठीक है, ये बेकिंग सोडा होता है, इसका प्रयोग हम लोग जो है सोडा अम्ल और अग्निशामक में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो समझना है कि देखिए बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, एवं टार्टिक अम्ल का हम लोग जो है एवं मंद खाद अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसका मिश्रण होता है। ठीक है, टार्टिक अम्ल का प्रयोग होता है, न कि आपका यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल का आपका प्रयोग होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो खाने वाला सोडा होता है उसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है, ये खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, NaHCO3 आपका जो है खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, कहता है कि जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है
तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्या होता है, सो देख लीजिए। ये देखिए आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें हम लोग क्या किए, CO2 गैस मिला दिए और जल मिला दिए और हाइड्रोजन मिला दिए। तो इसमें क्या होगा, अम्ल का सोडियम लवण किसी अम्ल से यह अभिक्रिया करके उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक में खमीर को फुलाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा पावरोटी फुला हुआ होता है, तो वो आपको किसके कारण, CO2 गैस के कारण ही होता है, ठीक है। और इससे मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है, यानी आप उसको दबाइए तो दब जाता है। आप देखते हैं ना ब्रेड बिस्कुट को दबाते हैं तो दब जाता है। और क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या होता है, एंटीसीड का एक संघटक है और क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को क्या करता है, उदासीन करके राहत पहुंचाता है। उदासीन करके क्या करता है, राहत पहुंचाता है। और इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी हम लोग करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अपच मतलब कि जो भी आपका खाना पेट में नहीं पचा है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग एंटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी एसिड कहते हैं। कहा जाता है कि इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक के खमीर आपके क्या होते हैं, फूल के उभर जाता है, जो हमको दिखने लगता है और मुलायम स्पंजी हो जाता है। और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हम लोग एंटी एसिड के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एंटी एसिड के रूप में प्रयोग करते हैं। और यह पेट की अम्लता को क्या करता है, उदासीन कर देता है। क्या करता है, उदासीन कर देता है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी हम लोग करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है। कहता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण के pH मान 14 एवं 0 होता है। 14 एवं 0 होता है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जबरदस्त। देखिए जब प्रबल अम्ल और जब प्रबल हम क्षार को जब मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आपका क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है, यानी कि नमक बनता है, टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट का सूत्र आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्लियर है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। और अम्ल का जो pH मान होता है वो आपका 0 से 14 होता है। क्या होता है, 0 से 14 होता है। pH का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलिए, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलिए, ठीक है। pH का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, क्लियर है। उसके बाद देखिए इसी में अगला आपका जो बोल रहा है कि कठोर जल को मृदु जल करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग हम लोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। तो इसका विचार जब करिएगा तो इसमें से सही जो हो जाएगा वो आपके केवल 2 हो जाएंगे, यानी कि कठोर जल को मृदु जल के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन pH मान 0 से 14 होता है, न कि 14 से 0 होता है। बाकी ये जो था आपके क्लियर थे, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को जब मिलाते हैं तो लवण बनता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ आपके हैं, जैसे कि देखिए जठर रस का अगर आपसे पूछेगा लगभग 1.2 आपका होता है pH वैल्यू जठर रस का। और नींबू का रस का होता है आपका 2.2 लगभग 2.2 होता है, ठीक है। तो इसको कभी कहीं आपको 2.4 भी दिया रहेगा, याद रखिएगा, 2.2 से 2.4 याद रखिएगा, ठीक है। जैसे नहीं देखते हैं नींबू दो चार गो नींबू लटकाला चोटी में, 2-4 गो नींबू लटकाला चोटी में, तो याद रखिएगा 2-4 होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, रक्त का pH मान भी 7.4 होता है। शुद्ध जल का 7 और रक्त का pH मान 7.4। आंख का pH मान, जो आंख आंसू का जो pH मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10 होता है। जो हम लोग देखिए ना पेट में जब हमारा अम्लता बढ़ जाता है, हम लोग MgOH का हॉल्टू लेते हैं ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, सिर लेते हैं पीने के लिए। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लगभग 14 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग कितना होता है, 14 होता है। वही देखिए धोने के सोडे का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं वो समझिए। धोने वाला सोडा जो Na2CO3 होता है, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा को सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है Na2CO3 होता है, क्लियर रखिएगा। देखिए धोने वाला सोडा का हम लोग प्रयोग जो है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कांच, साबुन, कागज के उद्योग में, इसका प्रयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में, सोडियम यौगिक जैसे उत्पादन में, और सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग हम लोग घरों में साफ सफाई में, और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण में pH मान 7 होता है और तथा ये उदासीन होते हैं, ठीक है। जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का pH मान 7 से कम होता है। यानी देखिए यहाँ प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार बोल रहा है, या जबकि यहाँ पे प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बोल रहा है, ठीक है, जिसका pH मान 7 से कम होगा। और इन दोनों का pH मान 7 होता है, क्लियर है। और तथा ये अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्यों अम्लीय होता है, देखिए क्षारक क्या है आपका, दुर्बल है, और प्रबल क्या है, अम्ल है। तो जो प्रबल होगा उसी का गुण दिखाएगा, जो प्रबल होगा उसी का गुण दिखाएगा, ठीक है, याद रखना है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा इसमें सही है। पहला कह रहा है कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल प्रबल अम्ल होता है। बिल्कुल सही है कि जितना H+ आयन देगा उतना ही ज़्यादा अम्ल क्या होगा, एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जितना ही ज़्यादा OH- आयन देगा उतना ही प्रबल आपका क्या होगा, क्षार होगा, उतना ही प्रबल क्षार होगा। और जितना कम देगा उतना कम अम्ल होगा, उतना कम आपका क्षार होगा। उसके बाद बोल रहा है कि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। तो ये आपका दोनों सही है। क्या है, दोनों सही है। क्लियर है। जिप्सम को, क्वेश्चन बोल रहा है कि जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। 373 केल्विन। तो आपको समझना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O होता है। ठीक है, क्लियर है। देखिए कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को 373 केल्विन पर जब हम गर्म कर देते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का जो है बना लेता है। ठीक है, जिसका जो आपका सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O होता है, और इसे ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जिप्सम का भी हमने सूत्र बता दिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने सूत्र बता दिया। पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और आपको बताना है। ठीक है, कि उसका पीएच मान उतना ही अधिक, मतलब बताना है इस पे आपको विचार करके। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 नंबर में बोल रहा है कि इसमें सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच संकेत होते हैं। बिल्कुल ये सही है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होते हैं। बिल्कुल सही है। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पीएच मान भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। तो क्या ये सभी सही है या केवल 1 और 2 सही है? तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में फटाफट जो है आप हमको बताइए। ठीक है, फिर इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। जैसे इससे पहले भी मैंने आपको जठर रस का पीएच मान 1.2 बता दिया। नींबू का रस का पीएच मान 2.4 है तो 2.4 से 2.4 तक होता है। 2.2 से लेकर के 2.4 तक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान 14 होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से सही कथन पर क्या करना है, आपको विचार करना है। धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण के पीएच मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं। प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल के पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्या ये क्षारीय होते हैं? क्या ये क्षारीय होते हैं? आपको बताना है। तो ये हो जाएगा इसका सभी के सभी क्या है, सही है। सभी के सभी क्या है, सही है। क्योंकि धातु के साथ अभिक्रिया करके सभी अम्ल क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। प्रबल और प्रबल क्षार हमको बताए थे पीएच मान 7 होता है, जो उदासीन होता है। और प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार के अम्ल जो जितना ज़्यादा प्रबल होगा वही गुण दिखाएगा। तो प्रबल क्षार है और दुर्बल अम्ल है तो इसका मतलब क्षारीय होगा, तो 7 से अधिक होगा। तो ये सभी क्या है, सही है। उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में से अम्ल के गुण नहीं होते हैं, आपको बताना है। तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है, यही गुण नहीं होता है। एक ट्रिक याद रखिएगा, अनिल, एक ट्रिक याद रखिएगा, छलनी। ठीक है, छलनी। तो अनिल अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है। और क्षारीय क्या करता है, क्षारीय क्या करता है आपका, लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है। या आप ट्रिक याद रखिए इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अम्ल जो है ना स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। जो आपको H+ आयन ज़्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, कम देगा तो वीक होगा। क्षार जो OH- ज़्यादा देगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो कम देगा वो आपका वीक होगा। और स्ट्रॉन्ग अम्ल और स्ट्रॉन्ग क्षार जब हम मिला देते हैं तो उदासीन अभिक्रिया 7 pH मान होता है। टेबल सॉल्ट हो गया, NaCl हो गया। और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार होगा तो प्रबल क्षारीय होगा, जो 7 से अधिक होगा। और उसके बाद आपका प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार हो जाएगा तो 7 से क्या होगा, कम होगा। जो जितना प्रबल होगा वो वही गुण दिखाएगा। क्लियर है, इतना याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अम्ल एवं क्षार की जांच के लिए संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक, जिसे हम लोग मिथिल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया, का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। हमने पहले भी बता दिया था कि 2 प्रकार के होते हैं ये सूचक है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक का सारा नाम बताइए, कृत्रिम का सारा नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। इससे पहले भी हमने डिस्कस करके आपको बताया है। आगे क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है
जिसका प्रयोग कागज की फैक्ट्री, लॉन्ड्री एवं पीने वाले पानी जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए हम लोग करते हैं, वो क्या है? तो CaOCl2 है। CaOCl2 है। क्या है? CaOCl2 है। क्लियर है? इसी को हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस का प्रयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक है। और शुष्क बुझा हुआ चूना COH का Hol2 पर क्लोरीन की अभिक्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 और CaOCl भी होता है। CaOCl भी होता है। CaOCl भी होता है। ठीक है। COCl होता है। COCl होता है या COCl2, इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। देखिए, देख लीजिए यहाँ पे COH का Hol2 बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस को मिला दिया तो COCl प्लस आपका जल निकल गया। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl और Cl भी लिख सकते हैं हम लोग। इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्लियर है? उसके बाद देखिए, विरंजक चूर्ण का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेलून जो होता है ना, यानी कि लिनेन के विरंजक के लिए, विरंजक के कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए हम लोग करते हैं। और कई रासायनिक उद्योग में भी इसका हम लोग उपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं एवं पीने वाले जल को जीवाणु को मारने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। अम्ल तथा क्षार की शक्ति विलयन यानी जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। तो ये तो आपका सही है, बिल्कुल करती है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH उतना ही कम होगा। तो ये भी आपका सही है। वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। बिल्कुल सही है, ये सभी के सभी आपके सही है। और मुंह का अगर pH मान 5.5 से कम हो गया तो आपका दांत का क्षय होना शुरू हो जाएगा। और दांत का सबसे कठोर पार्ट कौन होता है? इनामेल होता है। कौन होता है? इनामेल। ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट वही होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि किसका स्पर्श साबुन की तरह होता है? किसका स्पर्श साबुन की तरह होता है? तो क्षारीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ। क्लियर है? उसके बाद देखिए, कहता है कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं और ये OH- आयन देता है। और इसका स्पर्श जो है साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है, जिसको हम लोग बिटर कहते हैं। स्वाद में क्या होगा? बिटर यानी कड़वा होगा। ठीक है। और प्रकृति इसका कैसा होता है? संक्षारक होती है, जिन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। ठीक है। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो वो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर के जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O होता है। तो कितने होते हैं? अणु होते हैं जल के? तो 5 अणु होते हैं। ठीक है। और NO2CO3 10H2O का अनुसांद्र है या नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे बता भी सकते हैं। बेकिंग सोडा बनाने में मूल पदार्थ के रूप में किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? तो NaCl, नमक का प्रयोग करते हैं। NaCl बेकिंग सोडा बनाने। तो बेकिंग सोडा बनाने में आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए, कभी कभी इसका प्रयोग खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कर एक मूल पदार्थ के रूप में करते हैं। जैसे कि देखिए, NaCl नमक ले लिए, पानी ले लिए, और CO2 गैस ले लिए, और अमोनिया लिए, NH3 ले लिए, और NH4Cl प्लस NaHCO3 आपका क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि आपका खाने वाला सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा बन गया। और इधर आपका क्या हुआ? अमोनियम क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड, NH3 अमोनियम क्लोराइड हो गया। NaCl यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसको रिएक्शन करके बना दिया। निम्न में से किसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में हम लोग करते हैं? तो वो आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा। कौन होगा? बेकिंग सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, उसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टिक अम्ल के जैसा एक, जब हम शांत को जब मिलाते हैं तब जा करके हमारा ये बन जाता है, एक मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो या जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। देखिए, बेकिंग सोडा यही है, NaHCO3। इसको हम लोग क्या किए? जल और CO2, तो अम्ल का क्या होता है? सोडियम लवण, जो इस अभिक्रिया से उत्पन्न
कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाउडरटी या केक में खमीर, वही जो फुला हुआ आपका केक विक्रेता ना, इसको हम लोग एंटीएसिड के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्षारीय होने के कारण जो है ना पेट की अम्लता को ये क्या करता है, उदासीन करके राहत पहुंचाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी करते हैं, सोडा अम्ल अग्निशामक में भी करते हैं। किस गैस के कारण पाउडरटी या केक फूल करके मुलायम और स्पंजी हो जाता है? आप हमको बताइए किसके कारण ऐसा होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। क्लियर है? बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, खाने वाला सोडा होता है, NaHCO3 होता है। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। इससे सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना अधिक होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा और बाकी क्या होगा, 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। क्यों? देखिए, किसी विलयन में हाइड्रोनियम आयन का सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? वही क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएच स्केल सामान्यतः 0 जो कि अधिक लवणता और 14 जो कि कम लवणता यानी अधिक क्षारीय, 14 हो जाएगा अधिक क्षारीय हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो अधिक का अम्लता हो जाएगा, तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देख सकते हैं जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को दर्शाता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना कम होगा। क्लियर है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, जैसे आपका वर्षा का जल हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब मिलाते हैं तब आपका होता है। प्राकृतिक अम्ल एवं क्षार को उपस्थिति को सूचित करते हैं कौन? तो हाइड्रेंजिया। क्या होता है? हाइड्रेंजिया ये क्या होता है? एक प्रकार का प्राकृतिक अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है। क्लियर है? वही बताए थे, बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया और जेरानियम जैसे कई फूल की रंगीन करते हैं, जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं और इसे अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी इसको हम लोग सूचक भी कहते हैं। बताए थे ना, 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है और संश्लेषित होता है, आर्टिफिशियल जिसको कृत्रिम कहते हैं। और ट्रिक भी बताए थे, अनिल बोलिए या छलनी बोलिए। ठीक है, ये 2 ट्रिक है। लेकिन पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो ये आपके थैलोफाइटा से। किससे है? थैलोफाइटा से। देखिए, लिटमस पद बैगनी रंग का एक क्या होता है, रंजक होता है। बैगनी रंग का क्या होता है? एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के जो है ना आपके लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। थैलोफाइटा के समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है और प्रायः इसे सूचक की तरह हम लोग प्रयोग करते हैं। लिटमस पत्र क्या करता है? अनिल याद रखिएगा, अम्ल को नीला और नीला को अम्ल, क्षारीय नीला को अम्ल कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। और लिटमस पद विलयन जब न हो तो अम्लीय होता है, मतलब लिटमस विलयन जब न हो तो अम्लीय होता है और न ही क्या होता है, ये क्षारीय होता है। और इसका जो प्राइमरी कलर जो होता है ना वो बैगनी कलर का होता है, याद रखिएगा। और बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी है और हाइड्रेंजिया है, पिटूनिया है, जेरानियम है, जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ जो किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करता है और इन्हें ही अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी इसको हम लोग सूचक भी कह देते हैं। ठीक है, निम्न में से बीच एक गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक कौन है? तो इसमें वेनिला हो गया, साबुन हो गया, वेनिला हो गया, लौंग हो गया, साबुन नहीं होगा, वेनिला और लौंग होगा, जो कि एक गंधीय सूचक है। क्या है? लौंग नहीं देखते हैं, लौंग जो पुष्पकली से आपका लौंग बनता है, सूंघते हैं, तो वो भी क्या है? एक सूचक है। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में भी अलग हो जाती है, इसे हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि आपका क्या होगा, आपके जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं के आधार पर वेनिला, प्याज, लौंग के तेल में से किसे गंधीय सूचक की तरह प्रयोग किया जा सकता है। आपको बताना है कि किसको हम लोग कर सकते हैं। तो लौंग कर सकते हैं और वेनिला कर सकते हैं, लौंग कर सकते हैं, वेनिला कर सकते हैं, प्याज कर सकते हैं, ये सभी का तेल का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा चैप्टर आता है तीसरा, जिसको हम लोग धातु और अधातु कहते हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक समझना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? बेसिक समझना पड़ेगा। जैसे
धातु के बारे में आप समझिए। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। और यह जो है 1 2 3 ये इतना इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर सकता है, और इसके बाद जो भी करेगा वो ग्रहण करेगा। ठीक है ठीक है, यहाँ समझ गए। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं, वो 1 2 3 तक वो त्याग कर सकता है, ये सभी धातु हैं। और धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, जैसे कि NaCl होता है ना, तो Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, Cl माइनस होता है। इस माइनस का मतलब क्या हुआ, ये आपके अधातु हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण करके ऋणायन बनाया। और ये Na प्लस क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या किया, धनायन बनाया। क्लियर है। और धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे कि आप सोडियम को ले लीजिए, सोडियम के 11 होता है, 2 8 1 होता है, लास्ट का 1 यानी 1 2 3 तक ये त्याग करेगा तो धातु हो जाएगा। और Cl जो होता है वो देखिए 2 8 7 होता है, 2 8 7 यानी 17 होता है। तो ये 7 को 8 पुराने के लिए 1 चाहिए, तो 1 क्या किया, ग्रहण किया, तो इसीलिए क्या हो गया, ये आपके अधातु हो गए। ठीक है। और अधातु क्या होते हैं, उसके ऑक्साइड वो सभी अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है उभयधर्मी। उभयधर्मी, उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों का गुण आपको शो करेगा उसको हम लोग उभयधर्मी कहेंगे। जैसे Al2O3 ZnO PbO2 ये सभी आपके क्या है, ये सभी क्या उभयधर्मी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके अलावा भी बताइए, इसके अलावा भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उभयधर्मी अभी उभयधर्मी के बारे में। ठीक है। तो ये सभी क्या है, उभयधर्मी है, जो दोनों तरह के गुण आपको दिखाते हैं। धातु क्या होता है, धातु क्या, धातु के ऑक्साइड आपको क्षारीय होते हैं, समझ गए। लेकिन अपवाद में याद रखना है सीसा। सीसा क्या होता है, कुचालक होता है। सीसा याद रखिएगा, सीसा याद रखिएगा। और ये आघात वर्धनीय होते हैं, इसकी तन्यता होती है। अपवाद में आपका सीसा, ढलवा लोहा, ये सब आपको याद रखना है। ये सब क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है। धातु जितने भी होते हैं वे धातु जितने भी होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होता है। इसके क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होता है। इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और ये आघात वर्धनीयता होता है, आघात वर्धनीय होता है। और धातु को पीटने पे क्या होता है, आवाज़ आता है, तन्य होता है ये। अपवाद में आपका क्या हो जाएगा, सीसा हो जाएगा, ढलवा लोहा हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि सीसा क्या होता है, कुचालक होता है, और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है। क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। वहीं पे आपके अगर अधातु बोल देगा तो अधातु क्या हो जाएगा, ये विद्युत का कुचालक हो जाएगा। अपवाद में ग्रेफाइट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट सुचालक होता है। ये आघात वन्यता नहीं होते हैं, तन्यता नहीं होता है, इनको पिटने पर ही आवाज़ नहीं करता, ये भंगुर होता है। और यह विद्युत का ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक होता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे कि 5 6 7 हो गया, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। क्लियर है। ये ग्रहण करते हैं, और ये ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणात्मक बनाते हैं। और धातु जो है त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। क्लियर है। और याद रखना है कि अधातु जो है तनु अम्ल, यानी कि इसको तनु अम्ल मतलब समझिए पतला अम्ल। तनु अम्ल मतलब क्या होगा, पतला अम्ल। अम्ल में क्या करता है, ये हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करता है। ये तनु यानी पतला अम्ल में, यानी तनु अम्ल में अधातु क्या करता है, हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं करता है। इसलिए जो है ये हाइड्राइड बनाती है। ये क्या बनाता है, हाइड्राइड। यानी कि आपके अधातु क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, हाइड्राइड। जैसे कि आप देखिए, जैसे लिथियम, लिथियम क्या करेगा, जैसे लिथियम हो गया, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ मिल करके, जैसे मेटल प्लस हाइड्रोजन को जब मिला दीजिएगा तो मेटल हाइड्राइड बन जाएगा, और नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन मिला दीजिएगा तो अधातु के हाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। आगे चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं फटाफट। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इनके गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो इनके गुणधर्म को हम लोग धात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं, धात्विक कहते हैं। क्योंकि धातु क्या होता है, धातु आपके क्या होते हैं, इसके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये त्याग करके धनायन बनाता है, त्याग करके धनायन बनाता है। ये तन्यता होता है, आघात वर्धनता होता है, इलेक्ट्रॉन के सुचालक होते हैं। ठीक है। अपवाद में आपको सीसा ले लेना है, ढलवा लोहा ले लेना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए, जिस धातुओं को पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है उस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु में कौन सी है, तो ये आपका सोना हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सोना हो जाएगा।
धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो वो आपका सोना है। कौन है? सोना है। 1 ग्राम सोने को कितने लंबा तार बना सकते हैं? तो 2 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलोमीटर। उसके बाद है उष्मा के सबसे अधिक चालक जो है कौन है? उष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन है? तो ये आपके कौन है? तो चांदी और कॉपर। चांदी और कॉपर क्या है? ये उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, सबसे अच्छे चालक है। और उष्मा के कुचालक कौन है? तो उष्मा के कुचालक कौन है? लेड है, मरकरी है। लेड है, मरकरी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि जो धातु कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो धात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ध्वनिक कहिए, उसको ध्वनिक कहिए। ध्वनिक होता है यानी कि जो देखिए धातु को पीटने पे आवाज़ आता है, धातु को पीटने पे आवाज़ आता है। ठीक है, तो उसका कौन सा गुण है? तो ध्वनिक गुण है। क्या है? ध्वनिक गुण है, याद रखना है। ठीक है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक यानी कि सोनरस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सोनरस कहते हैं। ठीक है, और याद रखना है आप जब स्कूल की घंटी धातु के होते हैं, क्यों बनी होती है? क्योंकि जब उसको पीटते हैं तो क्या आता है? टन 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 की आवाज़ आती है, सोनरस होता है। और जब धातु में किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनमें आवाज़ उत्पन्न होता है, उनमें आवाज़ उत्पन्न होता है। स्कूल की घंटी धातु के क्यों बनी होती है? धातु के क्यों बनी होती है? क्योंकि इसमें ध्वनिक होता है, सोनरस होता है, प्रत्यास्था क्षमता होती है, लंबे समय तक कंपन करने की इसमें शक्ति होता है, यानी कि इनके सभी चीज़ होंगे। इनमें से कौन धातु नहीं है? तो इनमें कौन धातु नहीं है? तो सल्फर जो है ना वो क्या है? धातु नहीं है, लेकिन कॉपर धातु है, आयरन धातु है, एल्यूमिनियम धातु है। याद रखिएगा जिसके लास्ट में यम लगा होगा वो सभी क्या होंगे? धातु होंगे, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। इसमें से कौन जो है आपके अधातु नहीं है? अधातु नहीं है तो मैग्नीशियम आपके अधातु नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके धातु हैं। ऑक्सीजन आपके अधातु हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये सभी क्या है? अधातु है, याद रखिएगा। उसके बाद है देखिए धातुओं में आपका कौन हो? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सभी क्या है? आपके धातु हैं। तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे आपको करना है, मतलब वो एनसीईआरटी में है लिखा हुआ ऐसा। ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, और सभी अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती है। क्या अधातुओं के समान अधातु के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस धातु के अलावा बाकी सभी धातुएं जो है कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में होता है? तो मरकरी जो है ना ठोस, अब आपका क्या बोलते हैं, कमरे के ताप पे लिक्विड अवस्था में होता है। अब बाकी सभी जो है आपके ठोस अवस्था में होता है, मरकरी को छोड़ करके। कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो आपके आयोडीन क्या होते हैं? चमकीला होता है। आयोडीन क्या होता है? चमकीला होता है। ये एक प्रकार का अधातु है लेकिन ये चमकीला होता है, अपवाद में याद रखिएगा। आयोडीन अधातु होते भी ये क्या है? चमकीला होते हैं। ठीक है, और याद रखना है कि मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में पाई जाती है और धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत ही कम है। यदि आप अपनी हथेली पर दोनों धातुओं को रखेंगे तो ये पिघलने लगेगा। और आयोडीन अधातु होते भी ये क्या होता है? चमकीला होता है। कार्बन का अप्रूप कौन कौन है? तो जैसे हीरा है, कार्बन का धातु कौन अप्रूप कौन है? हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है। ठीक है, ये सभी आपके क्या है? ये धातु के ही अप्रूप हैं ये सभी। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? आपके हीरा है। हीरा का संस्करण बताइएगा, क्या है? sp2 होता है कि sp होता है? बताइएगा। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो कौन काटा जा सकता है? तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम काटा, ये सभी को काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके देखिए जब पीरियोडिक टेबल में आप जाइएगा ना तो पहला वाला जो आपका ग्रुप होगा उनके सभी उसी में ये आपके लिथियम, पोटेशियम, सोडियम आ जाएंगे। इसको हम लोग क्षारीय धातु भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना आपको ये चाकू से आसानी से इसको काट सकते हैं। ठीक है, क्षारीय धातु जैसे कि सभी क्षारीय होते हैं, पहले ही अथी में है। ठीक है, ग्रुप में इसको हम लोग लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इतनी ये मुलायम होती है कि इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। और आपको बताना है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं तो उसको उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी। उभयधर्मी कैसे हो गया? याद है, जैसे Al2O3 हो गया, ZNO हो गया,
PbO2 हो गया, क्योंकि ये अम्ल और क्षार ये दोनों तरह के क्या करते हैं, गुण ये प्रदर्शित करते हैं। निम्न में से कौन से धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो वो आपका सोडियम तथा पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम तथा पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, देखिए इसको याद रखना है कि सोडियम पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, और सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है, क्या होता है, जलने लगता है। जैसे कि देखिए पोटेशियम है, इसको पानी के साथ रखिए, पोटेशियम को पानी के साथ रखिए तो क्या होगा, KOH हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और उष्मीय ऊर्जा यानी गर्म ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, फिर सोडियम को क्या कीजिए, पानी के साथ लीजिए तो NOH निकल जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और उष्मीय ऊर्जा रिलीज होगा। क्लियर है। और याद रखना है कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है और यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए कम होता है और ये जलता उतना तेजी से नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होता है, ऑक्साइड बनाती है, इसलिए उसको रब करते हैं हम लोग जलाने से पहले। ऐसी धातु जो अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तो वो आपका चांदी और सोना हो जाएगा, चांदी और सोना हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। देखिए पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रख देने पर भी ये आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए तथा आकस्मिक आग से रोकने के लिए इसको हम लोग मिट्टी का तेल में रखते हैं, मिट्टी का तेल में रखते हैं। और समान ताप पर जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है और ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीजन से सुरक्षित रखती है। और गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगता है। और कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। और सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसको याद रखना है। निम्न में से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, पहले था नहीं करती है, अब है करती है। तो पोटेशियम और सोडियम जो है ना करता है। ठीक है, पोटेशियम और सोडियम तेजी से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो उठता है। जल के साथ डैश की अभिक्रिया धीमी होती है तो वो कैल्शियम का होगा, इसी लेकर के इसके पास इतना एनर्जी उष्मा नहीं निकल पाता है कि जो ये आग पकड़ सके, प्रज्वलन हो सके। ठीक है, याद रखना है। कौन धातु शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो वो आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। देखिए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाता है और यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। और एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं न तो ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ यह अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। वह धातुएं जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है तो वह कौन है, तो वह आपका है लेड और कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। याद रखिएगा। देखिए लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये ऐसी धातु है जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। वह धातु जो भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। धातु बताना, धातु क्या वो सोना है, क्या वो चांदी है, क्या वो सोना, क्या वो चांदी या प्लेटिनम, ये सभी के सभी हैं, ये सभी के सभी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सोना हम लोग पहनते हैं, चांदी पहनते हैं आभूषण के रूप में। ठीक है, प्लेटिनम का ब्रासलेट भी हम लोग पहनते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। देखिए सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर ये सभी क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। चांदी के वस्तुएं कुछ दिन खुली वायु में छोड़ देने पर काली हो जाने का कारण क्या है, तो इस पे सिल्वर जो है ना सल्फाइड हो जाता है। क्या होता है, ये सिल्वर सल्फाइड हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि सिल्वर की वस्तु जो है वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सल्फर सल्फाइड की परत बना लेती है। लोहे को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है, तो इसको पेंट करके, यसद लेपन करके, इसी को जस्तीकरण भी हम लोग कहते हैं, और ग्रीस लगा करके, यानी सभी तरह से हम इसको बचा सकते हैं। और जंग का सूत्र होता है Fe2O3X H2O होता है, याद रखिएगा। और जंग जब लंबे समय तक लगेगा तो क्या होगा, वजन घट जाएगा, याद रखिएगा। और नमी की उपस्थिति में जंग लगता है। सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ये 24 कैरेट का होता है। ठीक है, लेकिन 24 कैरेट का सोना से हम आभूषण नहीं बना सकते हैं, याद रखिएगा। 22 कैरेट 18 कैरेट के सोना से हम लोग आभूषण बनाते हैं। ठीक है, 22 भाग जो होता है ना शुद्ध होता है,
और 2 भाग क्या होता है, तांबा या चांदी मिलाया जाता है, ठीक है, आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट में, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब क्या हुआ कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है, और भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट हम लोग यूज करते हैं सोने का। इसका मतलब क्या हुआ कि 22 भाग सोना, 22 भाग सोने में 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। 2 भाग तांबा या चांदी जो है ना हम लोग क्या करते हैं, मिला। भारत में आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोना का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके 22 कैरेट है, ठीक है, याद रखिएगा। चांदी और कॉपर हम लोग इसमें मिलाते हैं, ठीक है, 22 कैरेट में। सोने को कठोर बनाने के लिए कौन सा धातु मिलाया जाता है, कौन सा धातु मिलाया जाता है, तो इसमें हम लोग क्या सब मिलाते हैं, इसमें हम लोग तांबा और चांदी, तांबा और चांदी हम लोग दोनों इसमें मिलाते हैं। क्लियर है। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं इसमें, हम लोग टीन और शीशा का करते हैं प्रयोग, सोल्डर जिसको कहते हैं, सोल्डर याद रखिएगा, ठीक है। शीशा और टीन का प्रयोग हम लोग मिश्र धातु सोल्डर बनाते हैं, जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है, जिसका प्रयोग हम लोग विद्युत तारों को परस्पर सोल्डिंग या वेल्डिंग करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, वेल्डिंग करने के लिए। अब हमारा आता है चैप्टर 4, जो कार्बन और उसके यौगिक हैं, कार्बन और उसके यौगिक हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होता है, और कार्बन जब भी बॉन्ड बनाता है ना, ये पार्टनरशिप में यानी कि शेयरिंग में बनाता है। क्यों, क्योंकि देखिए कार्बन क्या होता है, C6 होता है, 2 और 4, ये 4 जो होते हैं ना, ये इसके 72 कक्षा में होते हैं, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये जब भी बॉन्ड बनाएगा शेयरिंग पीरियड में बनाएगा। कैसा, शेयरिंग पीरियड में। तो कार्बन यौगिक जो है आपको याद रखना है, बनाया नहीं जा सकता प्रयोगशाला में, ठीक है, कार्बन यौगिक जो है बनाया नहीं जा सकता है प्रयोगशाला में, ठीक है। और लेकिन आपको याद रखना है कि विर्जिलियस जो है ना, विर्जिलियस ने इस चीज़ को बताया था कि कार्बन यौगिक बनाया नहीं जा सकता है प्रयोगशाला में। किसने कहा था, तब विर्जिलियस ने कहा था, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि कार्बन जो होता है सार्वभौतिक एलिमेंट है, सार्वभौतिक तत्व है। क्या है, सार्वभौतिक तत्व है, मतलब हर चीज में आपको कार्बन पाया जाएगा, जिसमें काला होगा, जलने पे काला हो जाएगा, वो सभी क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। और इसे जो है ना प्राकृतिक स्रोत है, इसका जो मेन जो सोर्स है वो क्या है, नेचर है। क्या है, नेचर है, ठीक है। कार्बन में जो होता है ना, कार्बन में क्या होता है, लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसमें होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि वॉलर का शिष्य कौन था, तो विर्जिलियस। वॉलर का शिष्य जो था उसका स्टूडेंट कौन था, तो विर्जिलियस था। वॉलर का शिष्य था कौन, तो विर्जिलियस था। और सबसे पहली बार जो है ना, मतलब कि अमोनिया साइनेट से ही आपका क्या बना था, यूरिया बना था, ठीक है। और ये यूरिया किसने बनाया था, तो वॉलर बनाया था। किसने बनाया था, वॉलर बनाया था। लेकिन विर्जिलियस क्या बोले थे कि कार्बन यौगिक जो है ना बनाया नहीं जा सकता है प्रयोगशाला में, लेकिन वॉलर जो है ना प्रयोगशाला में इसको बना दिया। वॉलर क्या करा, अमोनियम साइनाइड के साथ क्या किया, यूरिया बना दिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, याद रखना, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, NH2CO NH2। इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, याद रखना। इतना चीज़ आपके यूरिया में होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि जैसे कि सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये शॉर्ट नेम है। और ये दिया किसने, विर्जिलियस ही दिया था, इसको याद रखना है। शॉर्ट नेम जो है, जैसे कि Na हम लोग लिखते हैं ना, Na लिखते हैं, उसके बाद आपका हाइड्रोजन का कैपिटल H लिखते हैं, हीलियम का He लिखते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन का N लिखते हैं। ये सभी किसने दिया था, तो विर्जिलियस महोदय ने ही इसको दिया था, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और कार्बन जो है ना, ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जिसको हिंदी में हम लोग समावयवता कहते हैं, ये गुण ये देता है, ठीक है। कार्बन क्या है, चतुष संयोजकता है। कार्बन का कितने संयोजकता है, 4 चतुष संयोजकता होते हैं। वह ये श्रृंखलन होते हैं, श्रृंखलन प्रकृति के होते हैं, मतलब कि ये लीनियर, वो आपका इस तरह से, जैसे देखिए इस तरह से आपको क्या कर सकते हैं, ये आपका आराम से ये बना देता है, इस तरह से ये स्ट्रक्चरल बना देता है, ठीक है। और याद रखना है, और श्रृंखलन प्रकृति के कारण ही ये कई यौगिक ये क्या करते हैं, निर्माण कर देते हैं। और कार्बन जो होता है ना, ससंयोजक बंधन बनाती है। कार्बन क्या होता है, ससंयोजक बंधन बनाती है। और साझेदारी गुण होता है, इसमें साझेदारी गुण होता है, याद रखिएगा। और जो कार्बन का जो कैटेनेशन होता है, ये अणुसूत्र समान
और संरचना सूत्र क्या होता है, अलग अलग होता है। इसी को हम लोग कैटेनेशन कहते हैं, जिसको जैसे आइसोब्यूटेन हो गया और आइसोब्यूटेन हो गया जिसमें ब्रांच बना होता है, ठीक है, और एन ब्यूटेन होता है जिसमें बिना ब्रांच वाला होता है, ठीक है। एक होता है ब्रांच वाला, एक होता है बिना ब्रांच वाला। अब कैसे होता है तो वो चीज़ को एक बार आप शॉर्ट में यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे कि देखिए ये कार्बन 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 हो गए, इसमें 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 आप यहाँ पे जहाँ जहाँ लगा है वहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। एक होता है ब्रांच, ये तो हो गया बिना ब्रांच वाला, जिसको हम लोग नॉन ब्यूटेन जैसे बिना ब्रांच वाला हो गया, ठीक है। एक होता है आइसोब्यूटेन ब्रांच वाला, जैसे इसी में हो गया है, और यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दिए, फिर यहाँ पे भी आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके जगह पे भी एक कार्बन जोड़ करके यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, तो ये सभी क्या हो जाएगा, ब्रांच वाला हो जाएगा। तो जिसको हम लोग आइसोब्यूटेन कहेंगे, क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन कहेंगे। और याद रखिएगा जो कार्बन होता है ना, वो आपके 2 बॉन्ड वाला 3 बॉन्ड वाला बंधन बनाती है, या जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बंधन बनाती है, और यह सीधी भी होता है, वलीय भी होता है, शाखा युक्त भी होता है। ये संरचना का निर्माण करती है, ठीक है। मतलब कि वलीय मतलब हो गया कि शाखा युक्त मतलब वही हो गया लीनियर, वलीय हो गया वही जो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म में होता है, संरचना बनाती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि एथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CH3COOH होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पाया जाता है तो विनेगर में, विनेगर में। ये कहाँ पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। और एक चीज़ और याद रखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप को जब अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या होगा, ध्वनि जो है ना आपका बढ़ जाएगा। यानी कि ताप के बढ़ने पे ध्वनि क्या होता है, बढ़ता है। तो जब 1 डिग्री सेल्सियस ताप को जब हम बढ़ाएंगे तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड क्या होगा, ध्वनि बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। और याद रखना है कि कार्बन जो है ना ईंधन का प्रमुख स्रोत है। कार्बन क्या है, ईंधन का प्रमुख स्रोत है। जल होता है, देखिए एक होता है कठोर जल, एक होता है मृदु जल। एक होता है कठोर जल, एक होता है मृदु जल। तो कठोर जल जो होता है ना, वो न पीने वाला पानी और न झाग देने वाला पानी होता है, ठीक है। इसमें जो कठोर जल होगा वो न ही पिया जाएगा और न ही ये झाग देगा, ठीक है। अब समझिए, देखिए जल जो होता है एक दो होता है, एक होता है कठोर, एक होता है मृदु। कठोर जो होता है ये ना ही झाग देगा और ना ही अब पीने लायक होता है। और यह भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्टेबल और एक होता है नॉन स्टेबल। यानी कि एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। तो अस्थाई में क्या होगा, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण ये क्या होता है, अस्थाई होता है। और अस्थाई जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है, ये अस्थाई होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है, अस्थाई होता है। ये दोनों को दूर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों को जो हम लोग दूर कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम कार्बोनेट से। दोनों को हम लोग दूर किससे कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से, Na2CO3 से। यानी कि दोनों को हम लोग दूर किससे कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट से हम दोनों को दूर कर सकते हैं। किसको, तो एक हो गया अस्थाई और एक हो गया अस्थाई, ठीक है। मृदु जल जो होता है ना, ये पीने वाला जल होता है और ये झाग देता है। जैसे साबुन ताबुन डाल देते हैं तो झाग देने लगता है ना, तो ये क्या होता है, मृदु जल होता है। और जो आपका सर्फ होता है ये कठोर जल में भी झाग देता है और मृदु जल में भी झाग देता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और कार्बन जो है ये ईंधन का प्रमुख स्रोत होता है। जैसे आपको मीथेन ले लीजिए, बायोगैस हो गया, CNG हो गया, LPG हो गया, CH4H10, C4H10 मीथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है। तो ये बायोगैस, CNG, LPG ये सभी क्या है, ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। और याद रखिएगा अपमार्जक, अपमार्जक याद रखिएगा। जैसे सर्फ के बारे में भी बताए ना, वो अपमार्जक याद रखिएगा। उसका मेन प्रोडक्ट जो होता है ना वो सोडियम होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और दरोगा के क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अपमार्जक सर्फ हो गया, यह दोनों तरह के जल में झाग देता है, चाहे वो आपके कठोर जल हो या मृदु जल हो, ठीक है, या अस्थाई हो या अस्थाई हो, सब में झाग देता है, ठीक है। और इसका पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ये अपमार्जक क्या करता है, सर्फ क्या करता है, ये पृष्ठ तनाव को क्या करता है, कम कर देता है। और जलदरागी में क्या होता है, जुटना, व जल विरागी में क्या होता है, अलग होना। जलरागी में क्या होता है, जुटना। जलरागी में क्या होता है, जुटना। और जल विरागी मतलब क्या होता है, अलग होना, ठीक है, क्लियर है। जलरागी मतलब जुटना और जल विरागी मतलब क्या हो गया, अलग होना। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए।
पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि भूपर्पटी पर खनिजों के रूप में केवल कार्बन की मात्रा डैश है, कितना है, तो 0.02%, 0.02% है, ठीक है। तो कहा जाता है कि भूपर्पटी पर वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। भूपर्पटी पर खनिज जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.2% कार्बन उपस्थित है तथा वायुमंडल में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। वायुमंडल में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, लेकिन भूपर्पटी पर 0.2% ही कार्बन उपस्थित है। और प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। और इस अध्याय में हम कार्बन के इन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण कार्बन इतना महत्वपूर्ण है। कार्बन की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है, कितनी है, 4 है। और आपको पता होना चाहिए कि उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता समझाई जा सकती है। यानी कि जो भी उत्कृष्ट गैस, जिसको हम लोग नोबेल गैस कहते हैं, उसको 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 22वीं कक्षा में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या उसका ह्रास करके इसे प्राप्त करते हैं। और कार्बन के सबसे बाहरी कोश में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इनको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हमने बताया नोबेल गैस के 22वीं कक्षा में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और आपका जो है हीलियम ही है जिनके 22वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, याद रखना है। और ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, तो वो आपके 2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, तो इसका विन्यास कीजिएगा तो 2 होगा, 6 होगा, 6 होगा। तो इसको 8 पुराने के लिए कितने चाहिए, 2 ही ना चाहिए, तो यही 2 इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यही आंसर आपका 2 हो गया। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में 3 हो जाएगा, नाइट्रोजन में 3 हो जाएगा। देखिए अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं और 2 परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड का बनना कहा जाता है। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधु संरचना जो आपका वो एनसीईआरटी में दिखाया गया, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ समझना है नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है, तो 2 हो गया, 5 हो गया। और इसको 8 पूरने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो वही आपका इसका 3 हो जाएगा। क्लियर है। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध डैश कहलाते हैं, तो वो सहसंयोजन कहलाते हैं। मतलब कि सहसंयोजन मतलब क्या होगा, जो किसी के सहायता के साथ आप बॉन्ड बना रहे हो वो सहसंयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहसंयोजन हो जाएगा। क्लियर है। निम्न में से सहसंयोजी आबंध के संदर्भ में सही कथन का आपको चयन करना है, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इनके अणुओं के भीतर प्रबल आबंध होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका अंतराणुक बल कमजोर होता है, बिल्कुल सही है। इसका क्वथनांक एवं गलनांक कम होता है, बिल्कुल सही है। ये यौगिक विद्युत का कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इसका अंतराण्विक बल दुर्बल होता है, यानी कम होता है। फलस्वरूप इनके यौगिक में क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्लियर है। हीरा में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित होता है, जिसकी संरचना डैश प्राप्त होती है, तो वो त्रियामी होता है। क्या होता है, त्रियामी। क्या होता है, त्रियामी होता है। क्लियर है। उसके बाद है, याद रखना है कि हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंध होता है, जिससे एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। और ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होते हैं, जिससे षष्ठकोणीय व्यूह मिलता है, जिसमें से एक आबंध द्विग्यामी होता है। इसलिए इसमें sp2 होता है और sp3 होता है, याद रखिएगा, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है और ग्रेफाइट की संरचना में षष्ठकोणीय तल एक दूसरे से ऊपर अवस्थित होते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट आपका क्या है, इसमें विद्युत का ये चालन करता है, लेकिन हीरा क्या करता है, विद्युत का चालन नहीं करता, लेकिन हीरा चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणुओं में कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे डैश संरचना प्राप्त होती है, तो षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है।
निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन करना है। क्या है? तो हीरा विद्युत का कुचालक है, ये गलत है क्योंकि हीरा विद्युत का सुचालक है, ये गलत है क्योंकि हीरा विद्युत का कुचालक है। जबकि इसके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये आपको याद रखना है। और हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, बिल्कुल सही है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, बिल्कुल सही है। हीरा का संरचना त्रियामी यानी कि sp3 होता है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय होता है। ठीक है, sp2 याद रखिएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए, कहता है कि निम्न में से प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो ये आपका किया था वोलर। अब वोलर किसका शिष्य था? तो विर्जिलियस का। वोलर किसका शिष्य था? तो विर्जिलियस का शिष्य था, जो कहा था कि कार्बन यौगिक को कभी भी बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन वोलर ने इसको बना करके अपने गुरुजी को चित कर दिया। क्लियर है? आगे देखिए वही बोल रहा है कि 1828 में फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना करके इसे असत्य प्रमाणित कर दिया था, क्योंकि इसके गुरुजी ने कहा था उसको बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिक का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? एथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C2H4। देखिए, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन होता है। ए चीज़ याद रखना है, देखिए ALKANE एल्केन। इसमें क्या होगा? आपको कार्बन के एक बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, तो क्या होगा इसका? CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक होता है ALKENE, इसमें डबल बॉन्ड होगा, तो CnH2n हो जाएगा। ठीक है, और होता है एक एल्काइन ALKYNE, जो हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, तीनों का याद रखिएगा, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और बहुत सारे आप जो है सूत्र भी बना सकते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन, जिसका सूत्र C2H4 है, सरल कार्बनिक यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणु का उपयोग करते हैं। क्लियर है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिल के बनने वाले हाइड्रोकार्बन। और जो कि आपको याद रखना है कि इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एल्केन। संतृप्त क्या कहलाते हैं? एल्केन। और ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं, जैसे कि एल्कीन कहलाते हैं। क्या? एल्कीन कहलाते हैं। या त्रि आबंध होते हैं, उसको एल्काइन कहते हैं। तो त्रि आबंध वाले कितना हो गए? थ्री बॉन्ड वाले कौन हो गए? एल्काइन। डबल बॉन्ड वाले कौन हो गए? एल्कीन, यानी ALKENE एल्कीन वाले डबल बॉन्ड, और ALKYNE एल्काइन वाले ट्रिपल बॉन्ड। और ये सभी असंतृप्त हैं। ये क्या है? असंतृप्त है। और सिंगल बॉन्ड वाले क्या है? संतृप्त है। सिंगल बॉन्ड वाला क्या है? संतृप्त है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इसकी डैश कहते हैं, इसको ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। देखिए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अथवा ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। संकलन अभिक्रिया में पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ करके डैश देते हैं। क्या देते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या देते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। और पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जला करके किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करता है? तो ये आपको स्वच्छ प्योर जो ज्वाला उत्पन्न करता है। कौन सा? प्योर ज्वाला उत्पन्न करता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जला करके किस प्रकार का ज्वाला उत्पन्न करता है? तो काला धुआं या पीला ज्वाला। काला धुआं और पीला ज्वाला असंतृप्त देता है। ठीक है, असंतृप्त जो है पीला और काला धुआं देता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद है
कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो आपका निकेल का प्रयोग करते हैं। किसका? निकेल का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग वनस्पति तेल बनाते हैं ना हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस के द्वारा, तो उत्प्रेरक के रूप में हम लोग निकेल का प्रयोग करते हैं। किसका? निकेल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला आपका क्या है? कार्बन है, जो कि असंतृप्त है। और यहाँ पे निकेल का क्या किया? उत्प्रेरक के रूप में निकेल प्रयोग किया हाइड्रोजन के साथ, तब आपका सिंगल बॉन्ड वाला बन गया, यानी कि संतृप्त बन गया। क्या बन गया? संतृप्त बन गया। क्लियर है? निम्न में से भोजन पकने के लिए डैश उपयोग किया जाता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है कि भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का हम लोग प्रयोग करना चाहिए, यानी कि भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का हम लोग क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन और क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH4 यानी मीथेन, Cl2 यानी क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो आपका बनाती है CH3Cl, CH3Cl और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक आपका जो है बनाता है, HCl बनाता है। और आपका कौन बनाता है? और आपका बनाता है CH3Cl। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद चलिए, कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अभिकृत होने के कारण अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में सक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन तथा हाइड्रोकार्बन में संकलन होते हैं और क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन, मतलब उसको हटा देता है। और इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसी को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान ले लेता है और उच्च समजातीय एल्केन एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का क्या करता है? निर्माण कर देता है। उसके बाद है एथेनॉल का प्रयोग निम्न में से किसे बनाने के लिए हम लोग करते हैं? तो ये हो जाएगा टिंचर आयोडीन, टॉनिक और कफ सिरप। ये सभी को हम लोग बनाने में क्या करते हैं? हम लोग एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक है? निम्नलिखित में से अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल सेवन करने से क्या होता है? तो आपको धीमा उपापचयी क्रिया हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाएगा, सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाएगा और लीवर में सिरोसिस नामक एक बीमारी भी हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? सिरोसिस नामक बीमारी हो जाएगा और अंधा भी हो सकते हैं। ठीक है? अंधा भी हो सकते हैं और आपकी जान भी जा सकती है। और जो पीने वाला अल्कोहल होता है ना, उसका सूत्र होता है C2H5OH, इसको हम लोग इथेनॉल कहते हैं। और जो जहरीला शराब होता है उसको मिथेनॉल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? CH3OH कहते हैं, उसको मिथेनॉल कहते हैं। ठीक है? याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा अल्कोहल पीने से व्यक्ति में अंधापन तथा मृत्यु हो सकती है? तो उसको हम लोग मेथेनॉल कहेंगे। याद रखिएगा। उसके बाद है कि जिस प्रकार पकाने पर अंडा संकंदित होता है, मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। और एथेनॉल C2H5OH होता है जो पीने वाला शराब है। एसिटिक अम्ल निम्न में से किस अम्ल समूह से संबंधित है? तो ये कार्बोक्सिलिक है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। याद रखिएगा। और एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरका। अब ग्लूकोज में जब हम जैमेज एंजाइम मिला देते हैं ना, तो एथेनॉल अल्कोहल बन जाता है, C2H5OH बन जाता है। ठीक है? याद रखिएगा। और एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है और यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। अचार में परिरक्षक के रूप में हम लोग इस्तेमाल किया जाता है। अचार में सिरका, जो विलयन को सिरका कहा जाता है, जो कि एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है, और इसे अचार में परिरक्षक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अशुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है और इसीलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है और इस कारण इसे हम लोग गैसेसल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसको गैसेसल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है? और कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिक के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लता से होती है। हालांकि खनिज अम्ल के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं।
खनिज अम्ल में जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। क्या होते हैं? आयनीकृत हो जाते हैं। निम्न में से किस अम्ल को अचार के परिरक्षक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा, और एसिटिक अम्ल को ही हम लोग एथेनोइक कहते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एथेनोइक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल कहते हैं। कार्बोजिलिक अम्ल खनिज अम्ल की तुलना में डैश अम्ल होता है, तो ये दुर्बल अम्ल होता है। कैसा होता है? दुर्बल अम्ल होता है, जिसका गलनांक 290 केल्विन होता है, 290 केल्विन होता है। निम्न में से किसका प्रयोग इत्र और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में किया जाता है? तो ईस्टर का। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ईस्टर का। किसका? ईस्टर का। साबुन कठोर जल में किन किन विलयनों से अभिक्रिया करता है? तो वह आपका करता है कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। लंबी श्रृंखला वाली सल्फोनिक अम्ल के लवण को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? अपमार्जक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपमार्जक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपमार्जक। देखिए, अपमार्जक जो है ना, सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण है अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण है। क्या है? अमोनियम लवण है, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं, और इन यौगिकों का अवशेष सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, और इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। और सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पादन में हम लोग करते हैं, बनाने में करते हैं। अपमार्जक मतलब सर्फ हो गया, जो आपके कठोर जल भी हो गए और मृदु जल हो गए, दोनों में झाग दे देता है। जो झाग देगा वो आपका क्या हो जाएगा? अपमार्जक हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले भी आपको बता दिया इसके बारे में, और ये भी चीज़ हम आपको बता दिए कि कठोर जल दो होता है, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई कौन होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण। अस्थाई होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। और दोनों को दूर कर सकते हैं हम लोग, किससे कर सकते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट से, Na2CO3 से, Na2CO3 से। अपमार्जक मतलब सर्फ होता है, यह दोनों तरह के जल में झाग देता है और यह पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। जल रागी मतलब होता है जुटना, और जल विरागी मतलब होता है अलग होना। इसके बाद हमारे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि जैव प्रक्रम है। हम लोग कोशिश करेंगे इसका पार्ट 2 लाने का, तो मुझे बताइएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी जो क्लास 10th है वो लंबी चैप्टर है। ठीक है, 6 घंटे 7 घंटे की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो अभी तक हमने जितने भी बात बताया, अगर उसमें कहीं भी त्रुटि हो या कोई भी अगर हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन अगर गलत दिया गया हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप उस चीज़ को सही भी कीजिए। कम से कम ये तो पता चले आपने वीडियो को सही से देखा है, आपने सही से उस वीडियो को एनालिसिस किया है, और हमारी मेहनत सही हो रही है। ठीक है, आप बताइएगा तो उस चीज़ को हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि बोलने के दरमियान कभी कभी ऐसा होता है कि टंग ट्विस्टर हो जाता है, उन चीज़ों को हम लोग जो है बोल देते हैं। फिर बाद में आप वीडियो देखिएगा तो सही कीजिएगा। ठीक है, तो ताकि हम अच्छे से आगे वीडियो बनाएंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट दबा के कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब दबा के कीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रतिक्रिया हो, कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।